स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024-25 जिसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है और उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है रीट का जो फॉर्म भरते समय, और कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है जिसके कारण हमारा फॉर्म निरस्त हो जाए या कि कोई और परेशानी का हमें सामना करना पड़े। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन सी गलतियां उसके अंदर नहीं करनी है, हमें कौन कौन से उसके अंदर डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तथा कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, हमारे नाम में क्या दिक्कत है, नाम में जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है उनको हमको किसी प्रकार से उनका निवारण करना है, तथा समय रहते हुए पूर्व उनका समाधान करके हमें परीक्षा की तैयारी एक निश्चिंत होकर परीक्षा की तैयारी करनी है कि हमें ये नहीं लगे कि यार मेरा परीक्षा में फॉर्म में ये गलती हो गई तो इसका समाधान कैसे होगा। क्योंकि बाद में जब परीक्षा के इसके वजह से तो इसकी संशोधन की तिथियां आती है, लेकिन फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा टेंशन सा माहौल हो जाता है कि मेरे तो फॉर्म में ये दिक्कत हो गई तो कैसे होगा, फिर वहाँ पे चक्कर लगाने पड़ते हैं अजमेर बोर्ड जाके। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी जो विज्ञप्ति है, आप विज्ञप्ति को एक या दो बार पूरी को आराम से शांत मन से एक बार बैठकर उसको पढ़ें, उसके अंदर प्रत्येक पॉइंट को आप पढ़ें। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसकी गलती आपको करनी नहीं है, और कुछ पॉइंट मैं आपके सामने लिख के लाया हूँ विज्ञप्ति के अंदर से। तो हम आज उन जो पॉइंट है जो अक्सर गलती करने की, जो गलती होने की जो गुंजाइश होती है उन पॉइंट में ज़्यादा होती है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इनकी जो वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो दिनांक है, ये 2024 की जो विस्तृत विज्ञप्ति है इसी की मैं लेके आया हूँ PDF। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो दिनांक है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 15 जनवरी तक ये चलेगी रात्रि 12 बजे तक। और आप इसका चालान जमा करा सकते हो 16 तारीख से ही 15 तारीख तक इसका चालान करा सकते हो। और जो आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो 19 फरवरी तक शायद जारी होने की इनकी संभावना दिखाई है। इसके बाद में इन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि परीक्षा तिथि दिनांक 27/2/2025, आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों पर उपलब्धता की दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 27/2/2005 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि मतलब शिफ्ट वाइज एग्जाम भी करवाई जा सकती है, 1 या 2 दिन तक ये परीक्षा चल सकती है। परीक्षा प्रारंभ होने का जो प्रथम पारी और द्वितीय पारी के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे दे रखी है। अब हमारा जो मेन चीज़ वो है कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो हमें इस परीक्षा से दूर ले जाए। तो सबसे पहली जो परीक्षा है, पहली जो एक पॉइंट इन्होंने लिख रखा है कि विशेष ज्ञातव्य, यानी कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि आवेदक के पास प्रत्येक लेवल हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यताएं होना आवश्यक है। वांछित शैक्षणिक योग्यता का मतलब है जैसे अगर आप लेवल 1 में फॉर्म भर रहे हो, तो आपके पास में BSTC होना चाहिए और 12वीं में आपके 45% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, 45 से 50%, जो भी अभी आपके देख लेंगे कितने आपके मार्क्स होने चाहिए। और लेवल 2 में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास में B.Ed होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो है आपकी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जानकारी है। इसके बाद में जो यहाँ परीक्षा शुल्क लिखा हुआ है, इसके बाद में एक लाइन और लिखी हुई है ना, नोट लगा के, अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर ले कि वह इस विज्ञप्ति के बिंदु 3 के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा कराया जाता है तो वह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो भी हमको योग्यताएं वगैरह जो भी हमारी जो भी सारी चीज़ें हैं, अगर उनकी हमारे पास में योग्यता वो मतलब शैक्षणिक योग्यताएं हैं तभी आप फॉर्म भरें, और आपने अगर एक बार फॉर्म में फीस जमा करा दी तो आपको वो शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद में अगला लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर डाल दिया गया है। रीट 2024 से डाउनलोड कर लें और उस आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। मतलब इन्होंने एक परफॉर्मा जारी किया है तो उसको आप हाथ से एक बार भर लें और उसके बाद में अपने मित्र वाले के पास में जाएं और उसको भर लें, उसको वहाँ पर ऑनलाइन करवा दें। परीक्षार्थी अपना नाम माता पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा 10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। 10वीं की जो मार्कशीट है आपके पास में, उसी के अनुसार आपका नाम होना चाहिए, उसी के अनुसार आपके मम्मी आपके पापा का नाम होना चाहिए, और उसी के अनुसार आपकी जो उसमें स्पेलिंग है, कभी जैसे किसी के नाम के बीच में लाल होता है, जैसे राम लाल है, तो इसमें क्या होता है जैसे कई जगह गैप होता है, कई जगह फिर कई चीज़ों में गैप नहीं होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपने जो भी अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको कंप्लीट करवा के रखें, उसी के बाद में अपना फॉर्म भरें। इसके बाद में अगला है, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा भरी गई सभी श्रेणियाँ सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर में कोई संशोधन है तो सही कर ले। कहने का मतलब ये है कि उसका प्रिंट लेने से पहले, सेव करने से पहले आप एक बार इसको आराम से चेक करें शांत मन से, और ऐसे ही मित्र वाले के पास आप जाएं जो थोड़ा सा फ्री हो। ऐसे नहीं कि उसके पास में बहुत सारे कस्टमर बैठे हैं और जल्दीबाजी में आपका फॉर्म भर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी दिक्कत तो बाद में हो जाती है। इसके बाद में एक और है, पॉइंट 4 इन्होंने दिया है कि आवेदन पत्र में अपलोड किया जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं हो। यानी नया फोटो खिंचवा के ही आप उसके अंदर लगाएं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो, यानी अगर कोई
लड़का अगर दाढ़ी में फ़ोटो रखता है या क्लीन शेव में लगाया हुआ तो परीक्षा हॉल में मुझे उसे वैसे ही स्थिति में उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब अगर उसने फ़ोटो में दाढ़ी बढ़ा रखी है तो उसको जो परीक्षा लगेगी तब उसको उसी रूप में उपस्थित होना पड़ेगा। यदि पढ़ने के लिए वो चश्मा लगाता है तो उसको चश्मा लगाकर ही फ़ोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। इसके बाद में काले चश्मे के साथ में खींचा गया फ़ोटोग्राफ मान्य नहीं होगा, यानी कि ब्लैक शीशे वाले जो कांच की जो फैंसी चश्मे होते हैं उसके साथ में अगर आप फोटोग्राफ लगाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद में यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे गए पत्रों में से किसी एक का चयन कर लेवे, अन्यथा 2 या 2 से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकेंगे। इसका मतलब ये कि जैसे हमने कोई फॉर्म भरा, कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या वो फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपका कुछ काम बाकी रह गया, तो आप अगर दूसरा फॉर्म भरते हो तो पहले वाला जो फॉर्म आपने भरा है 1 या 2 उन फॉर्म को निरस्त कर दें और आपका जो मतलब भाई ये मेरा सही फॉर्म है तो उसी को आप कंटिन्यू रखें। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म 2 या 2 से अधिक आवेदन कर देते हो तो आपके समस्त फॉर्म क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, आप परीक्षा में बैठने योग्य भी नहीं रहोगे। इसके बाद में एक और दे रखा है, एक तो छठा पॉइंटर, एक 9वां पॉइंटर। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टि की जांच आश्वस्त कर ले कि सभी प्रविष्टियां भरी गई, तत्पश्चात ही सबमिट करे। प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में साइबर कैफे की ओर से कंप्यूटर एजेंसी या ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहे, अर्थात स्वयं भलीभांति सत्यापन कर ले। यानी उसने फॉर्म भरा है तो आपको दिखाएगा जरूर, आपने सोचा कि भाई भर गया हो गया, आपने बोल दिया कर दो, एक बार आप उसको देख लें, आपके नाम की स्पेलिंग को देख लें, जन्म तिथि देख लें, आपकी कैटेगरी देख लें। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से जाँच कर लेनी है। इसके बाद में लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट होने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व पश्चात आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर अपने पास में सुरक्षित रख लें। उससे आप हार्ड कॉपी जरूर लें, हार्ड कॉपी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब आपकी अगर जॉब लग भी जाती है तब भी इसकी जो कॉपी है उसको आपको काम में लेना पड़ेगा, काम आएगी वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो पुनः अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र की भलीभांति जांच कर ले, इसमें रही त्रुटियों में संशोधन कर ले, अन्यथा परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हो तथा परीक्षा परिणाम के पश्चात अयोग्य भी हो सकते हो। अब इसके बाद में कुछ जो योग्यताएं दे रखी है, तो एक्स के 5 के लिए 50% होना चाहिए 12वीं में। लेवल 1 में अगर फॉर्म भर रहे हो तो 12वीं क्लास में 50% होना चाहिए। ये आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है इनसे संबंधित मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख लें। और इसमें हम केवल ये इन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हमें कौन सी गलतियाँ नहीं कर रही है। भाई आप फॉर्म भर रहे हो तो ये तो आपके पास में आश्वस्त हो आपके पास में ये सारी शैक्षणिक योग्यताएँ, तभी आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो इनसे संबंधित तो मैं आपको जानकारी दूंगा नहीं। और ये जो जानकारी है इससे संबंधित जो हमने एक अलग से वीडियो बनाया है उसके अंदर हमने इसमें पूरी बात की है दूसरे वीडियो के अंदर। हम इस वीडियो में ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है फॉर्म भरते समय। तो और जो है एक ये है किसी भी कारण से अब परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तो आप जो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का चुनाव कर रहे हो, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का चुनाव जो कर रहे हो वो थोड़ा सोच समझ के करें। भाषा फर्स्ट में तो आप ज़्यादातर हिंदी रख लेते हो, लेकिन भाषा सेकंड में जब आपके पास में ऑप्शन होता है तो अंग्रेजी रखो या संस्कृत रखो, तो आप इस सेकंड भाषा को इस प्रकार से चुने कि आपका बाद में मूड नहीं बदले कि भाई मेरे को तो संस्कृत लेनी थी, इंग्लिश गलत ले ली। तो इस प्रकार की जो हरकत है वो कृपया नहीं करें, नहीं तो आपका जो एक बार जो आपने सब्जेक्ट भर दिया वही आपका सब्जेक्ट रहेगा और उसी में आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपने किसी और अन्य भाषा के प्रश्न हल कर दिए तो आपके जो मार्क्स हैं जो नई पहले की जो भाषा है उसी के आधार पर तय होंगे। इसके बाद में अगला जो है हमारा, इसके बाद में 2-3 पॉइंट और है जो हम देख लेते हैं। ये परीक्षा प्रवेश पत्र रीट कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र जारी लिंक रीट 2024 की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगे। इस बाबत सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट के माध्यम से जारी किया जाएगा। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना मेल अथवा मोबाइल नंबर पर SMS से भी दी जा सकती है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस हेतु आवेदन पत्र तथा चालान की प्रति अपने पास में सुरक्षित रखें, यानी कि चालान की प्रति आपको अपने पास में सुरक्षित रखनी है और फ़ोन नंबर आपके चालू रखने हैं और ईमेल आईडी आपकी चालू होनी चाहिए। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाते, ये तो आप सभी को पता है, आजकल ये तो सिस्टम ही बंद हो गया, डाक द्वारा किसी के भी नहीं भेजे जाते। इसके बाद में सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा के अंदर पर ये परीक्षा होगी तब की बात है। परीक्षा में शुल्क के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश आप रीट की वेबसाइट पर पढ़ लें, यानी कि कोई अगर लिख नहीं पाता है तो उसके लिए जो अलग से व्यक्ति लगाया जाता है उसके बारे में क्या निर्देश है वो आप इसकी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला एक और भी एक दिक्कत एक पॉइंट और है इसके अंदर। हाँ, ये हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है
उत्तर पत्रक में उत्तर जो हमारी OMR शीट होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, ये आपको पता है। किंतु प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प ABCD होंगे। अभ्यर्थियों को इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में संबंधित गोले को नीला या काला करना है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे उत्तर पत्रक में 5वें विकल्प ई का गोला काला करे। यदि उत्तर पत्रक में 5 विकल्प में से किसी भी का भी गोला काला नीला निकलेगा तो ऐसे प्रश्न के लिए प्रश्न का 1/3 अंक काट लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी कुल 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्प में से कोई विकल्प अंकित नहीं करता तो उसे अयोग्य माना जाएगा। अब इसकी कहानी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास में 150 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 150 प्रश्न है। इसका 10% से मतलब ज़्यादा का मतलब हो गया, यानी कि अगर इसका 10% हम निकाल लेते हैं, अगर आपने 15 प्रश्नों में कुछ नहीं किया, 15 प्रश्नों में अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपका क्या हो जाओगे? आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अयोग्य घोषित हो जाओगे। अगर आप एक प्रश्न में अगर आपने कुछ नहीं भरा तो आपका कितना अंक कट जाएगा? 1/3 कट जाएगा। कितना कट जाएगा? 1/3 कट जाएगा। तो 3 अगर प्रश्नों में आपने कुछ नहीं भरा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आपके 125 नंबर आ रहे हैं तो आपके कितने रह जाएंगे? 124 नंबर ही रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ये तो फिर परीक्षा से संबंधित है। इसके अलावा जो भी और चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। आपको करना क्या है, एक तो अपना जो नया फ़ोटो है वो आपको लगाना है। क्या लगाना है? एक तो जो हमारा नया फ़ोटो है, नया फ़ोटो उसके अंदर लगाएं। हमारी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, विवरण जो है हमारा, उसको सही तरीके से भरें। ई मित्र वाले के भरोसे ना रहें, उसको देख के भरें। एक हमारा जो है शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जो हमारी जानकारी है उसको सही भरें। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित आपकी परसेंटेज तो है 50, आपके परसेंटेज तो है 45, आप भर रहे हो 50, तो ऐसा कतई ना करें। और आप ये निश्चित कर लें कि हम दोनों लेवल में एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हैं या नहीं, तभी दोनों लेवल का फॉर्म भरें। ऐसा नहीं कि आपने BEd कर रखी है और आप दोनों लेवल में फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं करें। तो आप ये इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में जाके, वैसे तो इनमें संशोधन का मौका आपको सभी को मिलेगा, लेकिन संशोधन का मौका कोई पता नहीं है कि मिले या नहीं मिले। पिछली बार जब हमने फॉर्म भरे थे तो हमसे क्या हुआ था कि जैसे जॉब अलॉटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट भरवाए गए थे, तो सब लोगों ने उनको बिना सोचे समझे उस टाइम पर भर दिए थे। काफ़ी लोगों ने सोचा था कि बाद में इसमें मौका मिल जाएगा, तो ऐसा बाद में हुआ नहीं था। तो आप भी इन चीज़ों का शुरू से ध्यान रखें। भाई हम फॉर्म ये सोच कर भरे कि हमें जॉब लगना है और हम इसमें जॉब में लग के रहेंगे। ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए फॉर्म भर दिया और जाके कुछ भी भर के आ गए, ऐसा ना करें। और अपने जो भी डिटेल है सही भरें। और इससे क्या होगा, इतना क्यों करवा रहे हैं, इससे जो भी फर्जीवाड़ा जो होता है उसको रोकने में थोड़ी मदद मिलेगी। और ये जो आधार कार्ड में नया फ़ोटो और 3 माह से अधिक जो पुराना फ़ोटो की बात जो कही है, ये भी एक तरीके से पेपर लीक को रोकने की संभावना को लेकर इन्होंने ये बात की गई। तो मैं समझता हूँ शायद आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और आप भी फॉर्म भरते समय इन सारी बातों का ध्यान रखोगे। इसके बाद में जो हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही है, आप उनका आनंद ले सकते हो। काफ़ी अच्छे प्रश्न उसमें हमने शामिल किए हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और टीचिंग मेथड से संबंधित भी प्रश्न हमने उसके अंदर लिए हैं। टीचिंग मेथड की हमने अलग से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, तो आप उनको जाकर जरूर देखें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।